हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदू एनालिसिस की 24 जून 2023 की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। सबसे पहला है जो मैप का क्वेश्चन है। मैप में आपको इजिप्ट को आज देखना है। ये मैंने आपके लिए मैप लेके आया है। ठीक है, इसमें जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि यूएस में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए हैं और साथ ही साथ उसके बाद वो आपके इजिप्ट में जाएंगे, तो इसीलिए आपको कायरो, ठीक है, ये याद रखनी चाहिए, नाइल रिवर, गल्फ ऑफ सुइज, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें गल्फ ऑफ सुइज हो गया, गल्फ ऑफ अदाबा हो गया, ठीक है, गल्फ ऑफ अदाबा। तो ये सारी चीजें जो है याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सुइज कैनल कहाँ पे है, ठीक है, रेड सी, इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्री है, ठीक है, इन सबको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है सेंटर डिफेंड NFHS क्वेश्चनिंग से डिसेबिलिटी डाटा डोंट वांट चेंज फर्स्ट। देखिए क्या कह रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, आपको पता है 5th रिपोर्ट के बाद अब जो है 6th रिपोर्ट जो है रिलीज हुई थी। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या किया गया, जो डिसेबिलिटी डाटा है, डिसेबिलिटी डाटा है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे डिसेबिलिटी डाटा जो है वो चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चेंज हो सकता है? क्या इतनी जल्दी ये वेरी फास्ट इसको चेंज किया जा सकता है? ठीक है, क्योंकि इसको कलेक्ट करने में ही 3 साल लग जाते हैं, तो इस पे कैसे बात की जाएगी? तो सेंटर ने कहीं ना कहीं डिफेंड किया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो क्वेश्चन किया गया है कि डिसेबिलिटी डाटा को वांट चेंज फास्ट, चाहते हैं जल्दी से चेंज करना। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो NFHS 5 जो है रिपोर्ट क्या कहती थी कि जो ऑब्जर्व किया गया डिसेबिलिटी प्रिविलेंस है वो सिर्फ ओनली 1% है रूरल एरिया में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जो हमारी NFHS की रिपोर्ट 5 की बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की। ठीक है, जो अभी शुरुआती हुई है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने रिस्पॉन्ड किया है, क्रिटिसिज्म किया है ओवर एक्सक्लूजन ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन इन 6th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यानी कि जो क्रिटिसिज्म किया है कि एक्सक्लूजन किया गया जो डिसेबिलिटी डाटा है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्राइमरी फोकस है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का वो किस पे है, मैटरनल पे, चाइल्ड हेल्थ पे है। ठीक है, ना कि आपके डिसेबिलिटी पे है। won't be able to collect accurate data on disability on correct form। तो ये बता रहे हैं कि इसको पूरी तरह से जो अभी करंट फॉर्म में कलेक्ट करना कहीं न कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डाटा है वो किस पे बेस है, वो आपके मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बेस पे है। ठीक है, तो और क्या बताया जा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल कैप्चर टू ऑल इंडिया एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी। पूरी जो इंडिया का डिसेबिलिटी है उसको कैप्चर करना क्या है, अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैनल ने क्या व्यू किया है कि जो इट वेंट टू एक्सप्लेन क्वेश्चन इंक्लूडिंग जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 बेस्ड है रिकमेंडेशन बाय द टेक्निकल एडवाइजर कमिटी एंड अदर हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सर्वे। किस पे बेस है, आपके टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी और हाई लेवल कमेटी जो कि इसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जो सर्वे की स्मूथ फंक्शनिंग हो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है कमेटी को। ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिकमेंडेड देगा, ये इसके क्वेश्चंस को देगा, क्वेश्चन रिलेटेड जैसे कि डिसेबिलिटी एस्टिमेट जो है नॉट क्यों नहीं इंक्लूड किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में। ठीक है, जबकि अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात की जाए उसमें डिसेबिलिटी जो है प्रिवलेंस कितनी थी, 1% थी रूरल एरिया में और 0.9% थी कहाँ पे, आपके अर्बन एरिया में। ठीक है, साथ ही साथ NSSO ने कहीं ना कहीं एस्टिमेट किया था 2018 में 2.3 थी कहाँ पे, आपके रूरल एरिया में। ठीक है, 2.3 जो थी वो आपकी रूरल एरिया में थी और 2% जो थी अर्बन एरिया में थी। तो इसको कैसे पता लगाया जा रहा है, इसको पता लगाया जा रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग एंड सेड पीपल डिसेबिलिटीज इन इंडिया एक्सपीरियंस एवरेज लॉस ऑफ। अगर जब बातचीत करने से क्या पता लगा
कि जो डिसेबिलिटी लोग हैं, पीपल है लोग इंडिया में, वो उनकी कहीं ना कहीं जो एवरेज एक्सपीरियंस लॉस है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का वो 10 to 17% जो है कम हो जा रही है, 10 से 17 साल कम होती जा रही है। और इस गैप को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है। वर्ल्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ डाटा की रिक्वायरमेंट है इनको इस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज इसकी आर्टिकल की क्रक्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला है जेट इंजन डील इंश्योर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ 80% ट्रांसफर ऑफ HL फर्स्ट इंजन इन 3 ईयर। देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो अभी यूएस के साथ जो डील हुई है, MOU साइन हुआ है, जिसमें बताया गया है जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो क्या करेगी, 80% टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करेगी किसको, आपके एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। ठीक है, जो कि इंजन बनाएगी। पहली इंजन जो रोल आउट होगी वो 3 ईयर, ठीक है, अगर ये रेडी होता है तो उसके बाद 3 ईयर में एक रोल आउट की जाएगी। ठीक है, पहली इंजन। जो प्रीवियस डेवलपमेंट एग्रीमेंट था 2012 में जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में, वो क्या था, F414 इंजन, जिसमें 51% की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही थी। अब देखिए इससे कोई लेना नहीं है, कौन सी चीजें है, क्या ट्रांसफर हो रही है वो देखना है। देखिए सबसे पहले तो आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है। देखिए अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी किन्हीं की मिलेगी, लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि एम्प्लॉयमेंट। वेजेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कहीं आएगी, न्यू थिंकिंग, नई आइडिया को हम सोच सकते हैं। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो होगी वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इनका कुछ कॉन्स भी है, प्रॉस के साथ साथ कुछ कॉन्स भी है। क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए अभी रिक्वायरमेंट है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है। अगर इसका है तो कितनी लिमिट तक हम यूजेस कर सकते हैं और किस लेवल तक यूजेस किया जा सकता है, और किन एरिया में हम लोग इसको यूज करें। जैसे सपोज करो एक ड्रोन का एग्जांपल लेते हैं। आज के टाइम पे ड्रोन जो है हर एरिया में जो है अपनी इंपॉर्टेंस बना रहा है। ठीक है, अभी जैसे वायलेंस हुआ है वहां पे भी ड्रोन्स के द्वारा सर्वेलांस किया जा रहा है, जिससे कि लोग फिजिकल ना सर्वे करके ड्रोन के द्वारा सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो जान माल की खतरा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज के टाइम पे इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन उसकी यूजेस कहीं ना कहीं हमें समझनी पड़ेगी, उसकी क्या यूजेस है और किस सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज है उसको देखना पड़ेगा। अगर हमने सेक्टरल ग्रोथ कर लिया है, उसके यूजेस को समझ लिया, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक बेटर अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, तो लोगों को क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको कहीं ना कहीं इनकरेज करना चाहिए, और जो बायलैटरल रिलेशन है उसको मजबूत करना चाहिए, ताकि जो न्यू टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, वो हमारे कंट्री में आए। ठीक है ना, उसका यूजेस के साथ साथ उसकी जो पॉजिटिव चीजों के साथ साथ हमें नेगेटिव चीजों को भी हमें समझनी पड़ेगी, जिसका उसको हम लोग बेटर यूज कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है, जेट इंजन जो कि डील किया गया 80% ऑफ टेक्नोलॉजी का जो इंडिया में ट्रांसफर होगी। तो ट्रांसफर होने से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग की जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलेगी, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर में हो। ठीक है, लोगों को जॉब मिलेगी। जो हमारी डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होगा, डेटरेंस जो स्थापित करना है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी, जिसके कारण से हमारे, देखिए सबसे पहले इंडिया और की अगर बॉर्डर कंट्री की बात करें तो इस तरफ चाइना है, इस तरफ आपके पाकिस्तान है, तो ये दोनों हमारे लिए खतरा है।
तो अगर बात की जाए, अगर 2012 में जो एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, इसमें क्या बताया गया था, जो करंट कॉस्ट है उस हिसाब से देखा जाए तो 99 इंजन को जो बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, $1 बिलियन का। तो क्या ये जो मनी है वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी बात की गई है। अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएंगे, यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो कहीं ना कहीं लोगों में और ज़्यादा वैल्यू जो होगी इंक्रीज होगी, जिससे कि वो नई नई चीज़ों को, प्रोडक्ट को बना सके, जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इंडिया की वो बेटर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, इंडिया यूएस एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ कॉर्पोरेशन इन स्ट्रेटेजिक एरिया। देखिए, इंडिया और यूएस, इंडिया और दूसरी तरफ है आपके यूएस, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हर टाइम पे अपने इंटरेस्ट को, इंडिया को सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्या जरूरत है, अगर ये यूएस के साथ रहना चाहता है, इसका मतलब इसका इंटरेस्ट, इसका जो है इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो किस चीज़ पे होना चाहिए, डेवलपमेंट में होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक एरिया पे होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर की जो चिप वगैरह बन रहे हैं उनके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें क्या जरूरत है, यूएस की जरूरत है। अगर यूएस की सपोर्ट मिले तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर हो रही है, साथ ही साथ जो वर्कर है, वर्किंग कैपेसिटी है, इंडिया में आ रहा है, फंड कहीं ना कहीं इंडिया में आएंगे। ठीक है, अगर रिलेशन अच्छी होगी तो आधी इन्वेस्टमेंट तो ऐसी ही आ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस जो है क्या काम कर रहे हैं, अपने ट्रस्ट को कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसके साथ जोड़ के अपने ट्रस्ट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब अगर किसी का ट्रस्ट इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर ये दोनों रिन्यू ट्रस्ट करेंगे, किसी नई एरिया पे अगर ट्रस्ट की दोबारा से बढ़ाएंगे, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी, तो कहीं ना कहीं इसकी जो लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज है, जो इनकी डिफिकल्टीज आ रही है जिन चीज़ों में, उनकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिजॉल्व होते हुए नजर आएगा। और ये नई फ्रेमवर्क हमें जो देखने को मिल रहा है, क्वाड में देखने को मिल रहा है, I2 U2 के फॉर्म में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि इंडिया और यूएस को क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेशन करना चाहिए अपने स्ट्रेटेजिक एरिया पे, जिससे कि इन दोनों का बायलैटरल रिलेशन जो है वो क्या हो सके, वो इंक्रीज हो सके, और इसकी बेनिफिट इनके जो लोग हैं, इनके जो सिटीजन है, उनको काफी तौर से मिल सके। अगर इनके रिलेशन अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो ग्रोथ है, म्यूचुअल ग्रोथ जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे, और साथ ही साथ दोनों का इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी काफी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, G20 ट्रेड यूनियन मीट एम्फेसाइज ग्लोबल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी। क्या कह रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जैसे एक पर्सन है, क्या वो इतना कमा रहा है, सफिशिएंट है कि वो अपनी सारी चीजें पूरी कर रहा है, सारी चीजें मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे फूड क्या कंप्लीट कर पा रहा है, एजुकेशन क्या ले पा रहा है, क्या शेल्टर, उसके पास रहने के लिए कोई जगह है। ठीक है, क्या उसकी जो सेविंग है या हेल्थ के रिस्पेक्ट में जो खर्च है वो हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्या दिखाती है, सोशल सिक्योरिटी को दिखाता है। तो G20 ट्रेड यूनियन ने क्या किया है, एम्फेसाइज किया है ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी को, जिससे कि अगर एक वर्किंग कंडीशन में पर्सन है तो वो क्या कर सके, अपनी बेसिक चीजों को कहीं ना कहीं पूरी कर सके, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्या बात की गई है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से कोलैबोरेटिव तरीके से, अगर सारी G20 की कंट्री अगर एक साथ मिले तो वो किस तरह से नई फ्रेमवर्क बना सकेंगे, न्यू फ्रेमवर्क बना सकेंगे, जिससे कि सभी कंट्री को फायदा हो उसके सोशल सिक्योरिटी को अचीव करने में, सोशल सिक्योरिटी को अचीव करने में। ठीक है, कि क्या क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट कैसे पता लगेगी, जब आप अलग देखिए, रिक्वायरमेंट तभी पता लगेगी, जैसे मान लीजिए 5 देश है, 5 देशों में क्या क्या कमी आ रही है, अगर उस कमियों को सॉर्ट आउट करके एक बेटर फ्रेमवर्क बनाया जाए तो उससे क्या होगी, जो वो कमी है उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, उसको हिंड्रेंस कर देगा। ठीक है, जिसके कारण से लोगों के बीच में क्या आएगी, जेंडर पैरिटी आएगी। जेंडर पैरिटी आना जरूरी है क्योंकि दोनों की इक्वलिटी आना जरूरी है। मतलब मैन और वुमेन में जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक क्या होगा, यहाँ पे कोई भी सोशल वैल्यू जो है ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा इनके सोशल जो स्कीम्स वगैरह चल रहे गवर्नमेंट की, क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 में आपके मनरेगा ने काफ़ी हेल्प किया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए तो काफ़ी जो वर्कर है उन्होंने कहीं ना कहीं काम भी छोड़े। तो ये दोनों एस्पेक्ट को हमें एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा कि मतलब लोगों का काम भी चलता रहे और साथ ही साथ जो वर्किंग कंडीशन वो भी ठीक हो और साथ ही साथ सोशल कंडीशन भी जो है, सोशल सिक्योरिटी भी है लोगों का, वो बनी रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अफर्मिंग यूएस एंड ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप फॉर टेक इंडिया सीन मैसेज टू चाइना। क्या किया है इंडिया की जो अभी मुलाकात हुई है यूएस प्रेसिडेंट से, उसमें बहुत सारी चीज़ों को बात की गई है। जैसे सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया ओपन रैंडम एक्सेस नेटवर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे 5G टेक्नोलॉजी की, सेमीकंडक्टर सप्लाई। ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है इंडिया की पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि वो इन सब चीज़ों पे एक साथ काम कर सकता है और एक ग्लोबल लीडर की तरह खड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों यूएस और इंडिया दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो चाइना की इन्फ्लुएंस है उनको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये यूएस का एजेंडा है। दोनों तरफ एक बताया गया है टू ज्वाइंट टास्क फोर्स एडवांस टेलीकम्युनिकेशन पे फोकस करने की बात की गई है, जिसमें ओपन रैन है, रिसर्च डेवलपमेंट 5G है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। रैन क्या होता है आप इसके बारे में सर्च करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर बात की जाए भारत में 6G की रोल आउट की बात की जाए या यूएस में नेक्स्ट जी की अलायंस की बात की जाए, ठीक है, तो इस पे कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस दिया गया है, जिससे कि उन दोनों की ज्वाइंट रिसर्च की बात की जाए, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जिससे कि दोनों की देशों के जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो और दोनों का ट्रस्ट डेवलप हो। अगर ट्रस्ट डेवलप होता है तो इन्वेस्टमेंट अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें बातें किया जा रहा है कि इंडिया को अपने एम्बिशंस को आगे रखना चाहिए, एम्बिशंस को आगे रखना चाहिए, जो ट्रस्ट है वो डेवलप करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के साथ काम करना चाहिए। जैसे टेक सेक्टर हो गया, आपके सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, इन पे कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस को एक साथ कोलैबोरेट होकर दोनों एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि उनका फोकस किस पे हो, ये जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राइस स्टेबिलिटी इज, यहाँ पे बात की जा रही है प्राइस स्टेबिलिटी की, किस तरह से हम लोग प्राइस को जो है स्टेबिलिट कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बात की जा रही है यहाँ पे, ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन एंड स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, जो इन्फ्लेशन है उसको कम करनी चाहिए और इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी की तरफ जो एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो स्टेट्स में, हमारे जो कंट्री में स्टेट्स है उनकी डाटा दी गई है कि किस तरह से उन्होंने अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे भी बात की गई है और साथ ही साथ ये बताया गया है कि इन्फ्लेशन जो है उसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, डाउन करना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन जैसे अगर हम बात करें हेल्पिंग रिवाइविंग कंज्यूमिंग स्पेंडिंग एंड प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर देयर हैज बीन सपोर्ट ग्रोथ। तो अगर हम स्पेंडिंग करें और प्राइवेट कैपिटल पे एक्सपेंडिचर करें तो कहीं ना कहीं वो हमारी क्या चीज़ को दिखाएगी, एक ग्रोथ को दिखाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर ग्रोथ हम करना चाहते हैं तो अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग पैसे को क्या कर रहे हैं, जो मनी है उसको कहीं ना कहीं पंप कर रहे हैं अपने मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अगर मनी को पंप करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो हमारी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमें क्या करना है, एक प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है जिससे कि हमारी डेवलपमेंट भी हो, डेवलपमेंट के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी मेंटेन जो है वो रहे, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, इन्फ्लेशन इज स्लोइंग डाउन पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिखा है, ठीक है। और बताया गया है जो इंटर्न मॉडर्नाइज कॉर्पोरेशन सेल्स हो गया या होल्डिंग बैक होगी, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका कहीं ना कहीं कैपेसिटी क्रिएशन हो रही है, ठीक है। अगर बात की जाए इनको कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस विल बी रिवाइव करना चाहिए कंज्यूमर स्पेंडिंग की और बूस्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट रेवेन्यूज को, ठीक है, जिससे कि और प्रॉफिटेबल हो।
अगर प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग की बात करें, जो एक्सपेंड किया गया कितना 2.8% इन जनवरी से मार्च क्वार्टर के बीच में, जो लेटेस्ट एनएसओ की डाटा के हिसाब से बताती है। और जो एस्टिमेट किया गया हैव एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड, जो कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिक्वेंशियल 3.2% जो है हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, और जिससे कि हमारी ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों ही होती रहे, उस चीज़ पे बात करनी चाहिए। ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों पे बात करनी चाहिए। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका मेन रोल क्या है, उसका मेन रोल है 4% पे ही आपको क्या करना है, इन्फ्लेशन टारगेट करना है, यानी कि ±2 के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि 2% इंक्रीज हो सकता है, 2% डिक्रीज हो सकता है, लेकिन आइडियल कंडीशन क्या होगी, 4% होगी। इसी के बीच में आपको मेंटेन करना है। तो इसके लिए क्या कर सकती है वो, अगर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहे तो क्या करेगी, तो वो ग्रोथ को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी। अगर वो ग्रोथ को इनहेंस करना चाहेगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट करके देखना चाहिए, और हमें एक प्राइस स्टेबिलिटी का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जिससे कि हम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है कर सके। ठीक है, अपनी एरिया में या अपनी जगह पे जहाँ पे भी रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टेट फेल टू मीट देयर कैपिटल एक्सपेंडिंग। देखिए ज़्यादातर स्टेट क्या है, अपनी फेल हो चुके हैं किसको मीट करने में, आपके कैपिटल स्पेंडिंग को, जो टारगेट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 23 में। क्या बताया जा रहा है, जस्ट 6 स्टेट, केवल 6 स्टेट ही है जो अपनी मीटिंग को कैपिटल मीटिंग को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस रिपोर्ट में बताया गया, जिसमें 25 स्टेट की सर्वे किया गया है। सेंटर जो है अपनी मीट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लास्ट ईयर से ही, लेकिन अगर बात की जाए डाटा जो अवेलेबल है उसमें बताया जा रहा है स्पेंडिंग ओनली, जो 25 स्टेट में स्पेंडिंग ओनली 76.2% या 5.7 लाख करोड़ रुपीस जो है वही हुए हैं। अगर बात की जाए प्लान कैपेसिटी एक्सपेंडिचर की, उसमें कितना बताया गया था 7.49 की लाख करोड़ की 22-23 में। ठीक है, लेकिन उसमें से हुए कितना है 5.71 ही हुए हैं। अगर यूपी और महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ सबसे वो दोनों बड़े स्टेट्स हैं, और प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे जो है बात की जाए तो 2.19 लाख करोड़ ही है। ठीक है, अगर बात की जाए जिसमें 29.2% जो है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर दीज 25 स्टेट्स, जो बैंक की इकोनॉमी रिसर्च की टीम जो है ऑब्जर्व की है। लेकिन जब इनको कंबाइन कर दिया जाए, इनका अचीवमेंट केवल कितना है 70% है। इनका कंबाइन अचीवमेंट कितना है 70% है। ठीक है, जो सबसे बेकार परफॉर्मेंस किया है वो कौन किया है, आपके आंध्र प्रदेश ने किया है, जिसने 23% ही सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर को टारगेट किया है। और जो चार जो आपके उसके बाद जो है बेकार कौन किया है, त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड, फिर हरियाणा, विच इज लेस देन 50%, अपने टारगेट का 50% ही यूज कर पाए। अगर 4 स्टेट की बात की जाए, कर्नाटका, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार की, उन्होंने कहीं न कहीं टारगेट को एक्सीड किया है, मीट किया है अपने टारगेट को। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश देखा जाए तो बहुत ही क्लोज है अपने टारगेट से, जो कि अब तक कितने 98% जो है अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, कितने 90% जो है वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो 11 स्टेट है जिसमें 80% की थ्रेश होल्ड है, जो जिसमें क्या आ जाते हैं आपके गुजरात और तमिलनाडु, इन्होंने कहीं न कहीं 89.9 और 89.5 तक की कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किया है। ठीक है, तो ये क्या दिखाते हैं, कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर आज के टाइम पे जरूरी है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ग्रोथ होगी, लोग जो हमारे देश की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो ज़्यादा मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आगे लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं सस्टेनेबल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है माइक्रोन टू प्रोड्यूस। माइक्रोन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है पहली सेमीकंडक्टर चिप इंडिया में एट इंडियन प्लांट में। कब, दिसंबर 2024। ठीक है, जिसमें बताया गया है 2.7 बिलियन सेमीकंडक्टर जो असेंबल से या टेस्टिंग प्लांट से बिल्ड किए जाएंगे। यूएस हेडक्वार्टर माइक्रोन जो कहाँ पे करेगी, इंडिया में। जो फर्स्ट चिप इन 6 क्वार्टर, जो 6 क्वार्टर में पहली चिप होगी। ठीक है, जो दिसंबर 2024 में किया जाएगा। अगर प्लांट की बात की जाए, जो कहीं ना कहीं वो 5,000 लोगों को डायरेक्ट और 15,000 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब क्या है प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ माइक्रोन ने डिसीजन लिया है टू बिल्ड करने की प्लांट को, कि अनाउंस ओकेजन ऑफ कब, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए थे यूनाइटेड नेशन, तो अभी के टाइम पे कल परसों में ही इन्होंने क्या किया, अनाउंस किया इस चीज़ को। जो सेमीकंडक्टर है फाउंडेशन टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में आज के टाइम पे यूज होता है, जैसे फोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, इन सब में यूज किया जाता है, कार्स वगैरह हो गया। ठीक है, इनमें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इन्वेस्टमेंट जो कहीं ना कहीं माइलस्टोन लेके आएगी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगर इंडिया में पुट किया जाएगा तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी
जो कि हम चाइना से लेके आते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे और डोमेस्टिकली, और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी एक्सपोर्ट चीज़ों को भी बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी हुई तो एक्सपोर्ट चीज़ों को भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि डोमेस्टिकली सिंथेसाइज 100 ऑफ केमिकल एंड गैसेज जो इवॉल्व होते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हैड लेड, जो अल्ट्रा प्योर वाटर हो गया जिसको रिक्वायर्ड होती है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज क्वांटिटी में, वुड मैन्युफैक्चर, इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा किसके द्वारा, माइक्रोन प्लांट द्वारा। ठीक है, फॉर दी माइक्रोन प्लांट के लिए बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसको प्रोडक्टिवली इंसेंटिव से भी जुड़ा है। कब, जब दिसंबर 2022 में। ठीक है, और उसके बाद से ये चल के ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर कहीं ना कहीं हमारी जो सेमीकंडक्टर है उसकी अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या होगी, जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन के साथ साथ जो आपकी जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी, सॉरी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है, उसको कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, रोक पाओगे। अगर रोक पाओगे तो इन चीज़ों से आपकी अदर चीज़ें भी इफेक्टेड होंगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।